सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम देख रहे हैं इलेक्शन जिनमें 10 दिन से भी कम का वक्त रह चुका है, सियासी जमातों की इंतखाबी रैलियां और जलसे जोर पकड़ रही हैं। आज मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर और हल्का NA 130 अवामी ताकत का वहां पर भरपूर मुजाहरा किया, जबकि पीपल्स पार्टी भी हमें एक्टिव दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में आज तलबा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन था, वहां पर खिताब किया। इंतखाबात में चंद रोज बाकी हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ तो पहले ही अपना मंशूर अवाम के सामने पेश कर चुकी थी और अब मुस्लिम लीग नून का मंशूर भी अवाम के सामने आ चुका है। हर जमात खुद को पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल करार दे रही है। कोई नई सोच लाने की बात कर रहा है, किसी की बातें मुल्क नवाजने की हैं, तो किसी की सियासत इस्लामी तर्ज हुक्मरानी के गिर्द घूम रही है। तो ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि अवाम किस सियासी जमात के मंशूर पर एतमाद करेगी, क्योंकि मंशूर आने से पहले तक तो हम देख रहे थे कि नून लीग भी 200-300 यूनिट फ्री बिजली की बातें कर रही थी, जबकि मंशूर में इसका कोई जिक्र तक नहीं है। फिर पीपल्स पार्टी भी, अगर हम उनकी बात करें तो 300 यूनिट बिजली फ्री का दावा तो कर रही है, जबकि मुआशी तज्जियाकार इसे नाकाबिल अमल करार दे रहे हैं। तो इंतखाबी वादे मुआशी तौर पर काबिल अमल हैं या नहीं हैं, ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर दानिश मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। कोयटा से शहजादा जुल्फ़िकार आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं एहतशाम साहब की जानिब सबसे पहले बढ़ूंगी और ये सवाल लेकर उनकी जानिब जाऊंगी। सर, ये जो मंशूर सामने आए हैं, ये कितने आप समझते हैं कि रिलायबल हैं, और दूसरा ये कि मुआशी तौर पर हम कह सकते हैं कि काबिल अमल हैं भी या नहीं? आमना, अगर आप इजाज़त दें तो आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पे हैं। आज 3 घंटे से ज़्यादा पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है। तो 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। सियासत तो बहुत हो रही है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ईरान के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बड़ी एक ख़बर मैं ब्रेक कर रहा हूँ आपके लिए। जी। वो ये है कि आपने देखा कि तनाव का शिकार रहे, फिर पाकिस्तान ने जब हमले का जवाब दिया, उसके बाद से सूरत हाल थोड़ी नॉर्मलाइज हुई। वो 4 महीने से पाकिस्तानी सफ़ीर ईरान में बैठे हुए सफारती असनाद उनसे नहीं ले रहे थे, और फिर उन्होंने डिमांड की थी कि जी मसले का हल ये कि आपके फॉरेन मिनिस्टर को ईरान आना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कहा नहीं, आपके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। एक तो ये कि वो खुद आए यहाँ पे चल के, और 3 चीज़ें बड़ी तय हुई हैं आमना। उनमें यह है कि जो पाकिस्तान एक मुद्दत से कह रहा था कि जी आपके जो BLF के और BLA के जो दहशतगर्द वहाँ पर हैं ईरान में, हमें मौका दिया जाए कि हम आपको आइडेंटिफाई करके बताएँ कहाँ बैठे हैं। तो ईरान हमेशा कहता था हम नहीं इजाज़त देंगे। अब ये फैसला हो गया कि एक लाइजान ऑफिस कायम किया जाएगा तुर्बत में और एक जायदान में, और वो पाकिस्तान आइडेंटिफाई करेगा अपने ऐसे दहशतगर्दों को जिनके ऊपर वो कहते हैं जी हम एक्शन लेंगे। तो आज ये बहुत बड़ी उस लिहाज से सफारती कहा जा रहा है पाकिस्तान की एक फ़तह है, और मिलिट्री फ़तह भी है कि आज ईरान ने बहुत सारी बातें मानी हैं। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जी एक बड़ी एश्योरेंस दी है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सलामती को हर सूरत में मुकद्दम रखा जाएगा। नए सिरे से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाएंगे, और उस हवाले से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के जो कंसर्न होंगे दूर किए जाएंगे और बैठ के दूर किया जाएंगे। एक दूसरा जो एक और अहम मसला था रुका हुआ है आमना, वो ये है कि हमारी जो गैस लाइन पाइपलाइन है, हमारी साइड से 70 किलोमीटर का जो फासला है वो अभी तक नहीं बनना, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन लगी हुई हैं। हम ये नहीं कर पा रहे। तो ये ईरान मुसलसल ये कहता रहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको ले जाऊँगा, और वहाँ ये इतलात है कि 18 से 24 अरब रुपया डॉलर के तौर पे हमें अर्जाना देना पड़ेगा। मई में पिछले में तय हो गया था कि इस मई तक उन्होंने इस साल के उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया था। आज जो मुलाकात हुई है उसमें फिर दोबारा से इस बात को उठाया गया, और यही कहा गया कि जी ठीक है, हम बाहमी जिसको कहते हैं मुलाकातों से इस मसले को तय करेंगे। तो ये 2 चीज़ें तय हो जाना कि हमारे दहशतगर्द वहाँ जो बैठे हैं वो उनके साथ पाकिस्तान कैसे निपटेगा, उसको वो सहूलतें देंगे। दूसरी बात है कि ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से वो अब कहते हैं कि नरम रवैया रखा जाएगा। तीसरी बात है आमना कि ये एक मैसेज हमारे बाकियों को भी है, ख़ास तौर पे इंडिया को और अफ़गानिस्तान को, कि देखें अब जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे तो फिर आप देख लेंगे अगर आपकी तरफ से दोबारा से ऐसा होता है कि जैसा कहा जा रहा है कि इंडिया भी इस तरह की हरकत कर सकता है इलेक्शन से पहले, तो उसका तोड़ था। तो ये मुलाकात बड़ी अहम थी और हमारे कॉन्टेक्स्ट में बड़ी पॉजिटिव थी। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ
देखें आमना, ये अभी सारे के सारे देखें 2 दिन में मैनिफेस्टो, कल आपने देखा कि जिस अंदाज से PMLN का भी आया 27 को, और उसके बाद फ़ौरन बाद PTI का भी आ गया फिर, और कुछ दिन पहले जो 10 नुकात दे दिए थे पीपल्स पार्टी ने, 80% सारा मैंने देखा है कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई नजरियाती एक जैसा बयानिया आपको लग रहा है सबके मंशूर हम जो देख रहे हैं। एक अहम है सवाल ये है कि जी ये जो बातें कर रहे हैं कि जी हम 300 बिजली फ्री देंगे, हम जनाब इतना पैसा इस काम के लिए रखेंगे, अब वो कहाँ से, इसका कोई नहीं बता रहे कि ये सोर्सेज कहाँ से हैं। FBR को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, करप्शन दूर नहीं होगी, ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये आपको मुझे दिखाने के लिए, तो मेरा ख्याल है अब नजरियाती तौर पे तो कोई फर्क नहीं रह गया, नहीं कोई फर्क नजर आ रहा आपको। एहतशाम साहब ठीक है, डॉक्टर दानिश साहब की जानिब में बढ़ूंगी। ये तो नहीं लगता डॉक्टर दानिश, फर्क पड़ेगा। किसका मंशूर आपको अपीलिंग लग रहा है, या जिसपे हम एतबार भी कर सकते हैं कि ये चीजें पूरी भी होने वाली हैं आगे जाकर? देखिए, ये मंशूर जो होता है अपना हमना, ये इंतखाबी जो आपके सियासी जमातों और वोटर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। अगर आप 1970 से लेकर इलेक्शन जो मुख्तलिफ वक्त में हुए, चाहे 88 को देखें और 77 को देखें, 73 को देखें, उससे आगे देखें 90, 93, 96, 2008, 2013, 2018, तकरीबन मंशूर जो है वो एक ही किस्म का होता है, और ये मंशूर दिया जाता है गरीब आवाम के लिए। ये सियासी जमातें जिनमें इस दफ़ा भी 70% लोग जो उम्मीदवार हैं वो वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, मलक, खान, पीर, ये लोग हैं। अब जो कि 80% पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज़ हैं, यानी पानी पर काबिज़ हैं, ये ज़मीन पर काबिज़ हैं, ये खेत खलियान ज़रात पे काबिज़ हैं, ये पहाड़ पे काबिज़ हैं, यहाँ तक कि ये पाकिस्तान की जो आइन साज असम्बली है, कानून साज असम्बली है, उसके कानून पर काबिज़ है, पॉलिसीज़ पे काबिज़ है। अब ये सोचिए कि सियासी जमातें जो, और ये लोग असल में ये लोग जो है वो मंशूर दे रहे हैं गरीब आवाम के लिए। तो माजी में भी मंशूर सामने आए थे, आप देख लें कि कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है, और कितने मंशूर इम्प्लीमेंट हुए वो आपके सामने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक सियासी जमात जो मंशूर दे रही है, जिसमें तकरीबन 70% लोग वडेरे, जागीरदार, सरमायादार हैं, जो मलक हैं, खान हैं, वो आम आवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे, जबकि वो कब्जा ग्रुप हैं। 80% इस वक्त वसाइल पर वो काबिज़ हैं, तो उनसे आप कैसे उम्मीद करती हैं कि वो मंशूर पे काम करेंगे? और मंशूर ये एक ऐसे ही दिखावा होता है, ये इंतखाबी एक तरीके से एग्रीमेंट होता है सियासी जमातों और वोटर्स के दरमियान। लेकिन सबसे बड़े इस वक्त मुझे ये कहने दीजिए कि इस वक्त 8 फरवरी तक सबसे ज़्यादा जो फ़कीर फुकरा नज़र आएंगे वो सियासी लीडर्स नज़र आएंगे, उम्मीदवार नज़र आएंगे, और 6 बजे के बाद वही जुल्म, वही कब्जा और वही सारा कुछ शुरू हो जाएगा। कोई सियासी जमात इससे बाहर नहीं है, सवाए चंद एक के। लगारी साहब, आप भी समझते हैं सिर्फ लफ्जी खेल है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को मैंने मंशूर देखे हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ जो हैं वो किसी हद तक उसका एक डिस्कोर्स हमारे सामने आता है कि कैसे पाकिस्तान के मसाइल में घिरा हुआ है। एनर्जी के मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं और अफलास के मसाइल हैं। इन मसाइल का रियलाइजेशन तो मौजूद है और उनके हल करने के अपने अपने तरीके भी बताए गए हैं कि किस तरह से वो हल करना चाहते हैं। फिर वही बात है डॉक्टर दानिश साहब की कि जनाब वसाइल कहाँ से आएंगे, आप इनका चाहते हैं तो वसाइल के लिए आपको एक रिफॉर्म करना पड़ेगा, पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब जाकर ही मुमकिन हो सकेगा कि सियासत ऐसा ना हो कि जनाब आप एक करें ना कि जिसकी ज़मीन 1 लाख एकड़ या 50,000 एकड़ या 10,000 एकड़ से ज़्यादा है, फिर उसको कहें कि जनाब आप कोई और काम करें, ज़राअत पर तवज्जो दें। आप सियासत में क्या करना है, लेजिस्लेशन करनी है, इस बात पर के लिए कानून साजी क्या करनी है, इस पर बात होनी चाहिए। आपको मुख्तलिफ चीज़ों में आपने सोसाइटी को देना क्या, इस पर बात होनी चाहिए। ज़ाहिर है आपने बड़े बड़े मसाइल आइडेंटिफाई किए हैं तो इनको हल भी होना है। हल होने के लिए आप कहते हैं कि जनाब हम बहुत से एहसास प्रोग्राम था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, लेकिन ये प्रोग्राम तो ऐसा है ना कि इनको आप पैसे डालेंगे वो उनसे आपको क्या और क्या मिलेगा, इससे क्या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्या लोगों को रोज़गार मिल सकता है, क्या लोगों के अफराद दूर हो सकता है, क्या लोगों की सारी सहूलतें मिल सकती हैं।
इस तरह से तो मेरे ख्याल में मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है शहजादा जुल्फ़िकार साहब, अब जिस तरह से हमने देखा था 2018 के जो गवर्नमेंट आई थी उस पर बड़ी तनकीद हुई थी कि पहले 100 दिन में उन्होंने कुछ चीज़ें फिक्स करने का कहा था, लेकिन बाद में आके वही कहा गया कि वसाइल इतने ज़्यादा हैं और वसाइल नहीं है तो इसलिए हो नहीं पा रहा। अब भी इसी तरह से है कि जो इतने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं मंशूर में, ये पूरे होने वाले नहीं हैं, काबिल अमल नहीं है ये। बिल्कुल जी, जिस तरह से पाकिस्तान की माशी हालत है उस एतबार से अगर आप उसको देखें कि ये एक वादे ही हैं कि इतने घर बनाएंगे, रोज़गार देंगे लोगों को, हेल्थ कार्ड देंगे, यूथ कार्ड देंगे और इसके अलावा मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, कि ये वादे पूरे होने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन चीज़ों को एड्रेस करें। इन तीनों मैंने देखा पीटीआई के मंशूर में, पीपल्स पार्टी के मंशूर में हल्का सा इशारा तो है कि मईशत की बहाली, जो सबसे बड़ा मसला यही है कि मईशत की बहाली और आईएमएफ से आप किस तरह जान छुड़ाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट किस तरह लेके आएंगे, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएंगे। अब जो मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट है वो तो फिर भी बता रही है कि एक काउंसिल बनी हुई है आपकी SIFC, और SIFC के थ्रू जो है उन्होंने कहा दोस्त ममालिक से, कोई हम लेके गए कतर से हैं, कुवैत से है, UAE से, आपके सऊदी अरब से। लेकिन ये है कि ये तो फिर भी उनमें तो बिल्कुल ही वो उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया। यही सिर्फ वादे हैं कि एजुकेशन हम किस तरह करेंगे, हेल्थ के वो क्या करेंगे, किसान कार्ड देंगे, किसान को ज़्यादा वो देंगे। भाई किसान को आप सब्सिडाइज किस चीज़ पे देंगे? सब्सिडीज़ पर तो वैसे ही जो है आपकी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। 300 आप मेगावाट देंगे, रिन्यूएबल एनर्जीज देंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा? वहाँ पार्क आप लगाएंगे, सोलर पार्क लगाएंगे। तो एक बहुत ही एक मुश्किल है कि जिसमें आप ये पूरा कर सकें इन चीज़ों को। बिल्कुल मुआशी सूरत हाल को देखते हुए वही वादे, वही नारे लगाए जाएं जो कि हों, जहां पर आप कह सकें कि आप इन चीज़ों को बाद में आवाम के सामने आप फेस करने के काबिल हों, क्योंकि बाद में फिर कहा जाता है कि जी नहीं हो पाया, मुआशी सूरत हाल ही थी, सुरंगें बिछा दी गई थी जनाब। ये हम देखते आए हैं कि इस तरह के वादे चलते रहते हैं, लेकिन दुनिया भर में मुनाजरों और मुबाहसों का रवाज आम है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इख्तलाफात, तनकीद और मुखालफिन की कमियों को सीढ़ी बनाकर इंतखाबी मुहिम चलाई जाती है। गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लीगी कायद नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज दिया था, जिसे लीगी सदर शहबाज शरीफ ने पहले कबूल किया और फिर ये कहते हुए रद्द कर दिया कि नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं है, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है, इसलिए किसी मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। तो मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है, सियासी कायदीन ऐसा समझ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मुबाहसों की कितनी अहमियत है और पाकिस्तान में इसका रवाज क्यों नहीं है? डॉक्टर दानिश की जानिब ये सवाल लेकर मैं सबसे पहले बढ़ूंगी। सर, क्या वजह है कि हम इन मुनाजरों का एक या तो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, इससे भागते हैं, या फिर इसका रवाज हम आम करने की कोशिश भी नहीं कर रहे? देखिए, ये एक सादत मुझे हासिल हुई थी 2013 के इंतखाबात में। एक बड़ा मनाजरा मैंने कराया था और उसमें पाकिस्तान की तमाम अहम क़यादत जो है उसमें आई थी और उसमें वो खड़े होकर उन्होंने अपना इलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और उसके साथ एक्सपर्ट भी बैठे हुए थे और उन्होंने उस एक्सपर्ट जो थे उन्होंने फिर बताया कि किस हद तक इन हमारे पाकिस्तान के अहम तरीन लीडरों को अपने अहम तरीन इश्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनके पास कोई चीज़ है या नहीं है। तो उसमें बिल्कुल एक्सपोज हो गए थे तमाम के तमाम सियासतदान मासवा एक आके। तो पाकिस्तान में दुनिया भर में ये है और बहुत ज़रूरी है कि अहम तरीन लीडर जो हैं वो आएँ और बैठें और आपने मुनाज़रा करें और पूरी दुनिया देखे कि उनके पास क्या सलाहियत है, क्योंकि वो पाकिस्तान की तकदीर का, एक एटमी मुल्क की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। तो ऐसा लीडर जो है जिसके पास पूरा का पूरा प्रोग्राम हो। यही सवाल जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने किया, सब ने कहा कि जनाब आली आप ये तो कह रहे हैं कि हम बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, आप ये तो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट दे देंगे। 300 यूनिट दे देंगे, क्या इन्हें पता है कि सिंगल फेज 300 यूनिट जिसको आप दे रहे हैं उसमें 75% कंज्यूमर 300 यूनिट वाले हैं? मतलब उनको पता है लीडर को जो ये जुमला है। तो जब ये सामने मनाजरे में आएंगे तो उनसे ये सवालात होंगे, जैसे अमेरिकन सदर के सामने आपस में भी होता है, क्रॉस भी होता है, क्योंकि ये मनाजरा
करते तो हैं और ये मनाजरे को कहते तो हैं, लेकिन कभी फेस नहीं करेंगे। उसकी वजूहत ये है कि जो मंशूर ये दे रहे होते हैं, जो बातें ये कर रहे होते हैं, वो उस लिहाज से उनकी जानकारी, न सिर्फ उनकी जानकारी उनको नहीं होती है, बल्कि उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता है जिसकी बुनियाद पर वो मनाजरे का चैलेंज ले सके। जी लगारी साहब, मेरा ख्याल है कि आज ये नामुमकिन लग रहा है कि 8 तारीख तक जाकर आप कोई मनाजरा करा सकें या इस तरह का कोई डिबेट करा सकेंगे जो क्या पॉलिटिकल लीडर्स करें। और फिर ये कि ये कसील जमाती मुल्क है, इसके अंदर टू पार्टी सियासत नहीं होती है कि जनाब 2 सियासी जमातें हों जिस तरह से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स होते हैं या लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है बरतानिया में। तो इस तरह से इनकी डिबेट इस तरह से नहीं हो सकती कि 2 जमातें करें। यहाँ 3, 4, 5 लोग भी डिबेट कर सकते हैं और उनको होना चाहिए, और ये फोरम हम लोग मीडिया फराहम कर सकता है अगर ऐसा हो। और फिर मीडिया ऐसा हो सकता है कि एक मीडिया सारा मिलकर इस प्रोग्राम को करे और ताकि सारे मुल्क को दिखाए। आज नहीं हो सका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन पर हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि जनाब मनाजरे को हम जो होस्ट करें और कहें कि जनाब आइए 3-4 बड़ी पार्टियां हैं और जो इस इलेक्शन के नतीजे में बड़ी पार्टियां सामने आएंगी, फिर उनकी लीडरशिप को हम बुलाएं और कहें कि जनाब इसको पूरा तमाम चैनल जो हैं इसको करें और तमाम सोशल मीडिया पर भी चल रही हो, तो हमें पता चल सकेगा कि कौन क्या प्रोग्राम रखता है। इसमें तो जाहिर है अब बिलावल भुट्टो साहब ने चैलेंज दिया है, उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने मान भी लिया, मगर वो मानने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है और यूँ नहीं हो सकता है और दिन कम रह गए। फिर उन्होंने कहा चलें सिंध में कराएं, उनने भी सिंध में 3-4 जगहों की निशानदेही की, मगर वो फिर उससे भी अलग हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं ये हो नहीं सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद इस इलेक्शन में नहीं, आइंदा इलेक्शन में शायद हम ऐसा कर सकते हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि आज तक हम ये जो हम देखते हैं या बाहर के ममालिक में ये एक आम सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर इसको हम बहुत बड़ी चीज़ बनाकर पेश करते हैं और अभी तक इसका रवाज हम आम नहीं कर पाए? देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी और बाहर के मुल्कों में जो सोसाइटी है बड़ा उसमें फ़र्क है। और अभी तक हम शायद वोटर जिस तरह से वहाँ के वोटर, यहाँ के वोटर्स, वहाँ के लीडर, यहाँ के लीडर, बहुत फ़र्क है। और मेरे ख़्याल में मुझे एक पहलू नज़र आता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है, शायद उन्होंने पहले तो हाँ भर ली, लेकिन उनके पार्टी के लोग और उनके लोग हैं कि वो शायद समझते हैं कि वो अभी वो यंग हैं, यंग के साथ में बैठकर वो क्या बात करेंगे। और यंग जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र भी आते हैं और बिलावल भुट्टो बहुत एग्रेसिव भी नज़र आते हैं और बार बार तनकीद और बड़ी सख्त तनकीद करते रहे हैं। और यहाँ तक भी शायद जब उनको जवाब मिला कि तमीज़ के दायरे में वो बात करें, तहज़ीब के दायरे में बात करें, ये जिस तरह से वो उनके कभी एज पर मजाक उड़ाते हैं और कभी कहते हैं कि जनाब उनको क्या करना, कभी ये कि जी इतना बोझ है उनके दिल में और चौथी मरतबा अगर बन गए तो क्या कर लेंगे। तो एक तो रवाज भी नहीं है, होना चाहिए उस पब्लिक डिबेट होनी चाहिए आपके टीवी चैनल्स पर, किसी पार्क में, किसी एडिटोरियम में, मुख्तलिफ सिर्फ 2 लोगों के दरमियान नहीं, 3-4 लोग हों और मेन लीडर हों, वो अपना पार्टी प्रोग्राम बताएं, उनसे लोग पूछें, सवालात भी हों ऑडियंस से, वो भी बात करें, उनसे होना चाहिए। लेकिन शायद अभी तक मैंने जिस तरह कहा कि ना वोटर वो है ना उधर गए, वो चीज़ें नहीं है। एहतशाम साहब, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए आमना, जो पहले मंशूर की बात हो रही थी, PMLN ने अपने लिए एक मुश्किल बढ़ा ली है, क्योंकि सब लोगों ने उनसे सवाल किए कि जी ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं, मंशूर बनाते हैं, अमल कौन करेगा। तो नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा 10 मेंबर की आमना इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल बना दी है। वो कह रहे हैं कि जी हमसे फिर आप पूछें कि हमने वादे पूरे क्यों नहीं किए। तो ये एक काउंसिल बनाने के बाद मेरा ख्याल है उनको ख्याल आएगा कि भी लोग सवाल पूछेंगे तो इसका कोई जवाब भी होना चाहिए। बाकी देखिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो अगर आप डिबेट नहीं करते, मुकालमा नहीं करते तो बात नहीं बनती। जमहूरी माशरे की तो खूबसूरती यही है। लेकिन माजरत के साथ देखें, अमेरिका इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी ये मुकालमा ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसकी बुनियादी वजह है कि टॉलरेंस लेवल लोगों का ख़त्म हो गया। ख़ास तौर पर जिस अंदाज से ट्रंप लोगों को एड्रेस करते हैं तो हालात वहाँ पर भी ख़राब हैं। लेकिन बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा तुर्क का पत्ता खेला
और तमाम तर बातों के मैं नहीं समझता कि वो कोई इतना आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो हम कहें कि तहसीब से हट के है। वो बहुत से लोग उनके ख़िलाफ़ तो बहुत गलत बातें करते हैं, वो उसका जवाब नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है जितने इफेक्टिव तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, अपना मंशूर पेश किया है, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, लोग इंटरनल पॉलिसी की बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल माज़रत के साथ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तो शायद नहीं उनके सामने खड़े हो सकते। हाँ, इनको चाहिए था कि वो कहते हैं आप शहबाज शरीफ साहब की बजाय कि आप इसहाक डार साहब को ले लें, एहसन इकबाल को ले लें, शायद वो बेहतर जवाब दे सकें। तो मेरा ख्याल है इस वजह से दबाव तो डेफिनेटली आया। और जो मीडिया में एक मैसेज गया वो भी एक PMLN के लिए एक नेगेटिव ही गया कि जी आपको एक दावत दी गई है बात करने की, आपने उसको एक्सेप्ट किया, बाद में आप भाग गए वहाँ से कि जी कारकर्दगी की बुनियाद पे 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये ऐसी बात नहीं, जो पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते थे बिलावल भुट्टो उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से कर लिया। बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपना पॉइंट जो है वो सामने भी रखा और मुनाजरे का वो चैलेंज आज भी वो देते रहे हैं। इंटरेक्टिव सेशन में उन्होंने फिर बात की कि मुबाहसे के लिए मैं रेडी हूँ, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं सिंध के जिन जगहों पर, लेकिन मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए, इससे क्यों भाग रहे हैं? आज भी वो ये सवाल उठा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर टॉपिक्स पे बात होगी। स्टे विद अस। बैक टू शो। कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान के मुआशी हब शहर कायद के पास हैं, यानी कराची आम इंतखाबात और हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करेगा। सिंध में गुज़श्ता 15 बरस से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, जबकि MQM की सियासत भी सिंध खास तौर पर कराची के गिर्द ही घूमती है। इसी तरह जमात इस्लामी भी शहर कायद की इंतहाई मजबूत और बड़ी जमात है, जबकि 2018 के इलेक्शन के बाद PTI को भी कराची की सियासत में अहम समझा जाने लगा था। 2018 में कराची से PTI ने 14, MQM ने 4 और PP ने 3 नशिस्तें जीती थीं। अब अगर मौजूदा सूरत हाल की हम बात करें तो इस मरतबा सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाया गया है, जबकि हैरानी की बात यह है कि सिंध को अपना घर कहने वाली पीपल्स पार्टी का फोकस सिंध से ज़्यादा इस बार पंजाब पर दिखाई दे रहा है। चेयरमैन PP बिलावल ने भी इलेक्शन लड़ने के लिए कराची का इंतखाब नहीं किया, तो बिलावल का रुख कराची की जगह पंजाब क्यों है? और मुस्तकबिल में शहर कायद कराची का सियासी मंजरनामा क्या होगा? यहाँ से कौन सी जमात वो लीड पर होगी? ये सवाल लेकर मैं बढ़ूँगी एहतशाम साहब की जानिब। सर, किस तरह से देख रहे हैं सारी सूरत हाल? देखिए, आमना इस दफ़ा बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। जमात इस्लामी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस तरह मेयर का इलेक्शन लड़ा था, फिर जिस तरह PTI के साथ उनका इत्तेहाद हो गया था, सबको पता था कि मेयर उनका हो जाना है, लेकिन आपने देखा ऐन वक्त पे बहुत सारे लोगों को PTI के लोगों को जान ही नहीं गया वोटिंग के लिए। देखें, अब MQM बहुत अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि जिसको कहना चाहिए कि एक बहुत अच्छी पोजीशन में आई है। अभी देख लें किस तरह इख्तलाफात थे, 3 बड़े धड़े थे, मुस्तफ़ा कमाल का, फारूक सत्तार साहब का, फिर खालिद मकबूल साहब थे, फिर MQM लंदन भी थी। अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब पिछले चंद दिनों से जिस हिकमत अमली के साथ वो इंतखाब लड़ रहे हैं और जो जलसे उन्होंने किए हैं, मेरा ख्याल है बड़े ज़बरदस्त जलसे किए हैं, तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है आमना कि ये 22 सीटें हैं कराची की, तो अब ना करते हुए जो मुझे लगता है 8 से 10 सीटें जो है ना वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। PTI आपने देखा जिस तरह मैदान में है, वो क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, एक सवालिया निशान है। जमात इस्लामी की क्या पोजीशन होगी, इसमें आप जो सही कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी का रोल हमें देखना चाहिए था वो कराची में नज़र नहीं आ रहा। अब ये जिस अंदाज से पंजाब में गए हुए, इनका ख्याल है कि वोट बैंक तोड़ेंगे हम PMLN का, और वो PTI का जो डिस्कंटल वोटर है, या ये कि जिसको ये बताया जा रहा है कि भी आपका फ़ायदा कोई नहीं है, जो आपके आज़ाद लड़ने के लिए इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप बेहतर हमें वोट दे दें पीपल्स पार्टी को, वो तो कामयाब होता है इतना नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कराची में मुझे लगता है कि MQM कम बैक करेगी, और जिस तरीके से उनकी हिकमत अमली है और इलेक्शन लड़ने का उनको ढंग आता है मामला, और जिस तरीके से वो सारे के सारे लोगों को ले जाते हैं इलेक्शन वाले दिन वहाँ पे, तो मेरा ख्याल है पिछले इलेक्शन के मुकाबले में मुझे लगता है कि वो MQM बेहतर नतीजे दे पाएगी। MQM को आपको बेहतर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर दानिश, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार कौन लीड करेगा, क्या सेटअप होने जा रहा है कराची में? देखिए, ये एक जुमला स्टार्ट में कहता हूँ कि जो भी पार्टी अपने वोटर को बैलेट तक पहुँचा सकी वो उसके रिज़ल्ट तो अच्छे आने हैं। लेकिन यहाँ पे कराची में एक कौमी असम्बली का इजाफा हुआ और 3 सूबाई असम्बली का, 22 हो गई है कौमी असम्बली की और 47 हो गई है सूबाई असम्बली की। अगर माजी में हम ज़रा जाएँ 80s के उसमें, तो यहाँ पे 2 बड़ी सियासी जमातें थीं, और वो थी एक जमात इस्लामी और एक जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप। लेकिन फिर जब MQM ने एंट्री दी
तो उसके बाद ये दोनों पीछे चले गए और एमक्यूएम ने मेजर सीटें जो हैं वो शहरी इलाकों की सिंध की लेना शुरू कर दिया। कराची में उनका एक तरीके से कहा जाता है कि रवायती वोट है, लेकिन 2018 में एमक्यूएम को बड़ा धचका पड़ा और उसकी, जिस तरह आपने बताया कि सिर्फ 4 सीटें कराची से थीं और 14 सीटें पीटीआई को मिली थीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के ऊपर एक 3 से 4 सीटों के ऊपर मेजर इलेक्शन लड़ती है और उसकी वो 3 रवायती सीटें होती हैं, जो एक केमाड़ी की है, एक लियारी की है, एक मलीर की है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ये है कि अभी बल्दियाती इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की और उनका मेयर आया है। इस लिहाज से उनकी ये सोच है कि वो कराची में एमएनएस की और एमपीएस की सीट भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ये स्टेटमेंट बहुत ज़ोरदार है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाब में जो एमक्यूएम थी, जिसके रिवायती वोट्स हैं कराची, हैदराबाद, ये शहरी इलाकों में, उन्होंने नहीं लड़ा था। उससे जमात इस्लामी को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ और पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें असल जो मुआरका है वो पीटीआई और एमक्यूएम का है। जिस तरह एहतशाम साहब ने बड़ी बात वाज़ेह की कि 3 धड़े एमक्यूएम के जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और अब उनके दरमियान तंजीमी जो इख्तलाफ था, जिसकी वजह से वोटर उनका बड़ा डिस्टर्ब था, अब वो एकजा हो गए हैं। लेकिन अभी तक जो वोट इंटैक्ट है वो है पीटीआई का और मुझे ये लगता है कि कराची के जो वोट है वो तकसीम होगा, सीट तकसीम होगी। ओके, राइट। लगारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं, ये ऐसा ही है कि आज क्या? के हालात में तो ऐसा होगा कि पीटीआई को कराची से मुझे कोई सीट मिलती नहीं लग रही है। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक सीट शायद उन्हें मिल सके, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। इसलिए कि जिस तरह से वो सीटें हुई थी, जिस तरह से वो हमें मालूम है, बहुत कुछ हमें पसे पर्दा की मालूम है। 1970 के इलेक्शन में कौमी असम्बली की तरफ अगर जाएँ तो कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के 2 अहम उम्मीदवार विड्रॉ कर गए थे, मेराज मोहम्मद खान और डॉक्टर शमीर जौनद्दीन, जो जीत रहे थे और विड्रॉ कर गए थे और अपनी पार्टी, उनकी वो किसी और पार्टी से आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे, उनने वापस बुला दिया था। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन पर्ची से नहीं आता, पर्ची से आता है, हम इनकलाब लाएंगे, हम इंतखाब नहीं जाते हैं। एक ये हो गया था। फिर सूबाई असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें ली थी, जमात इस्लामी ने 1 सीट ली थी, जेयूपी ने 4 सीटें ली थी, मुस्लिम लीग ने 1 सीट ली थी, एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। ये है आपको 70 का। पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया था नाज़िमाबाद से जब अब्दुल्ला बलोच जीते थे अपना फेडरल भी एरिया, जहाँ 90 और एमक्यूएम का बड़ा गढ़ होता था, यहाँ से मोहम्मद अली कबूल जीते थे सदर से, और बंस रोड से जो है अब्दुल वहीद अरशी जीते थे, और बल्दिया टाउन से कासिम पटेल जीते थे, कुरंगी से जो है वो वली मोहम्मद जामोर जीते थे। ये इस तरह, और शहर के मरकजी इलाकों में पटेल पाड़ा और लसवेला और गार्डन से यहाँ से सईद हसन जीते थे। तो पीपल्स पार्टी ने इस कराची का इलेक्शन सूबाई असम्बली में स्वीप किया था। 2 उनके बड़े उम्मीदवार जो है वो कौमी असम्बली में रह गए थे। चलें उसको छोड़ते हैं, हम वापस आते हैं। उसके बाद मेयर के 2 इलेक्शन जो हैं पीपल्स पार्टी ने जीत लिए थे। जब पहले मेयर जब अब्दुल सत्तार अफगानी को बनाया गया था तो पीपल्स पार्टी के 3 वोट कैंसिल कर दिए गए थे और बाकी तमाम जमातें एक साथ थी। पीपल्स पार्टी यकतरफा तौर पर अलग अकेली थी और वो सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार फिर भी जीत गया था। जनरल ज़िया ने कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए जो है यहाँ पर जो है अब्दुल सत्तार अफगानी को ले आया गया और 3 वोट अब्दुल खालिक अल्लाहवाला के जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे। क्या होगा आज सूरत हाल आपको लग रही है, इस वक्त शहर में बड़ी पार्टी जो है पीपल्स पार्टी बनकर आएगी, उसके बाद एमक्यूएम बड़ी पार्टी के तौर पर आएगी और उसके बाद जमात इस्लामी को चंद एक सीटें मिलेंगी। ये रहेगा पीटीआई का। मुझे कोई मुस्तकबिल कराची शहर में। आप क्या समझते हैं, क्या वजह होगी कि जैसे लगारी साहब ने कहा कि पीटीआई उनको नजर नहीं आ रही, आप यही समझते हैं और क्या, क्यों? जी बिल्कुल। पीटीआई देखें, पीटीआई ने स्पेस अपने लिए उस वक्त बनाया जब तमाम एमक्यूएम के तमाम जो धड़े बन गए थे और एक दूसरे के खिलाफ और सफ आ रहा थे और उस वजह से क्रैकडाउन भी था और उनको ये एक मुश्किलात थी और पीटीआई ने गेन किया उसमें। अब पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से गेन किया और पीपल्स पार्टी शायद चाह रही है कि इंटीरियर सिंध में जो उनकी पोजीशन है वो कुछ यहाँ भी गेन करे और वो समझती है, बड़ी कॉन्फिडेंट है कि
कि हमने गेन किया है और हम कुछ सीटें ले जाएंगे। और मुझे एक आध सीट अगर पीटीआई की निकल आए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़ायदा होगा एमक्यूएम को ये एक रियलाइजेशन है, उनके लोगों को ये वोटर्स को रियलाइजेशन है कि हम जब बटे हुए थे तो हमने काफ़ी लूज़ किया, अब बेहतर यह है कि हम दोबारा से गेन करें और इकट्ठे हो गए हैं। उसमें ज़्यादा आपने देखा जो बयान उनका था कि हम पंजाब में जो है वो पंजाब के वज़ीर आज़म को वोट करेंगे, हमारा अलायंस उनके साथ है। पीपल्स पार्टी से कोई उनको वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी उनके लिए मुश्किलात पैदा की हैं, वो उसके अलाए बनना भी नहीं चाहती और वो इनके मुस्लिम लीग नून के साथ जाना चाहती है। तो अभी तक जो मंजरनामा नज़र आ रहा है कि एक आध सीट कुछ गेन करेंगे ज़रूर, जमात इस्लामी को कुछ मिलेगा क्योंकि उन्होंने भी गेन किया है और आपके जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में आप देखा है उसमें काफ़ी वो हुआ। तो मंजरनामा अभी तक यही लगता है कि कोई एमक्यूएम वर्सेस पीपल्स पार्टी होगी, बाकी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो अगर होगा तो उसको बढ़ जाएगा। जिस तरह से डॉक्टर दानिश ने भी कहा कि वो भी ये देख रहे हैं कि मुकाबला जो है वो एमक्यूएम वर्सेस पीपल्स पार्टी होगा कराची में, और यहाँ पर पीटीआई हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि नहीं, डॉक्टर दानिश आपने पीटीआई वर्सेस एमक्यूएम का नाम दिया है। जी पीटीआई वर्सेस एमक्यूएम की होगा मेजर मुकाबला, और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी अपना अपना हदफ हासिल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट की राय सामने आ चुकी है, क्योंकि कराची का एक इलेक्शंस जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सीटें हैं एनए की वो बहुत ज़्यादा हैं। एहतशाम साहब आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो लगारी साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से पुराना नक्शा खींचा और एक माशाल्लाह लाइब्रेरी है अपनी ज़ात में, ये जिस तरीके से सारा इन्हें अभी भी याद है कौन कहाँ से जीता था। तो देखिए, मुकाबले की बात होगी तो मुझे लगता है कि मुकाबला इस वक्त एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का ही होगा। जमात इस्लामी ने कम बैक किया है, बल्दियाती इलेक्शन में आगे आए, लेकिन आमना माजत के साथ कराची के पढ़े लिखे लोग जो है ना वो एक मुद्दत से देखें जमात इस्लामी के बिल्कुल करीब नहीं आ रहे, इसी तरह बाकी जगहों पे भी नहीं जा रहे। वो कहते हैं कि जी सियासी तौर पे इनका कोई मंशूर नहीं है, और फिर उन पे इल्ज़ाम ये भी लगता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं कभी नहीं होते, और ख़ास तौर पे उन पर धब्बा ज़ियाउल-हक के साथ इतना अरसा रहा, उनकी कैबिनेट में इनके 6-7 वज़ीर भी थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मुझे लगता है कि ये इतनी आसानी के साथ मामला जो है ना वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के हाथ से नहीं जाएगा। जमात इस्लामी शायद 1-2 जगहों से ले सीट, क्योंकि आजकल लोग कन्वेंसिंग तो बड़ी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। पीटीआई बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह मार्जिनलाइज हो चुकी है, उनकी अपनी गलतियां हैं। फर्स्ट ईयर की लीडरशिप नहीं है, सेकंड की नहीं है, थर्ड की नहीं है, कुछ जेलों में है, लीडर सामने कोई नहीं है, हिकमत अमली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब होंगे। असल मुकाबला पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का ही होगा। डॉक्टर दानिश, आप जमात इस्लामी को सारे इसमें कहाँ प्रोसेस में देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो मेयर का इलेक्शन था और कल हमने जलसा भी बहुत बड़ा देखा जमात इस्लामी का। देखिए, जिस तरह मैंने बताया था कि माजी में जमात इस्लामी कराची में जमीयत उलमा पाकिस्तान जो नूरानी ग्रुप है उनका एक बड़ा हल्का रहा, बड़ी जीत भी रही, लेकिन उसके बाद एमक्यूएम ने उनको काफ़ी हद तक वॉश आउट किया और उनके अहम तरीन वर्कर्स जो हैं वो सारे एमक्यूएम का हिस्सा बन गए। अब जबकि एमक्यूएम जो है वो जब पिछले दिनों जब एमक्यूएम ने बाइकाट किया था बल्दियाती इलेक्शन का, तो 2 जमातों को उसका फ़ायदा हुआ, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एक जमात इस्लामी को। अच्छा, मौजूदा जो जमात इस्लामी की कराची की लीडरशिप है वो पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स कर रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं जमात इस्लामी वाले, लेकिन एक ट्रेडिशनल वोट था जो कि उनको मिलता था और उनका स्ट्रीट पावर था, लेकिन जो मेजर वोट था वो सफ़र कर चुका था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी अपनी पोजीशन बना रही है और ऐसा लगता है कि कुछ जगहों से उनकी सीटें जो हैं वो ज़रूर निकलेंगी। बाकी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वही रवायती सीट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न्यू कराची से या लालू खेत से या नाज़ाबाद से या औरंगी टाउन से। हाँ, एक ज़माना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जब बड़े बड़े बुर्ज गिरे थे तो उस ज़माने में यकीनन पीपल्स पार्टी नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आई है। वही 3 सीटें होती हैं, या तो हकीम बलोच जीतते हैं या हल्का 184 से जो है वो पीपल्स पार्टी जीतती है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर कहूँगा, तमाम चीज़ों के बावजूद कि 14 सीटें जो आपके जीती थी पीटीआई ने,
वो उस वक्त यकीनन उनको जिताया गया था, लेकिन आज जो सूरत हाल है ग्राउंड वो पे different हम जाते हैं तो हमें ग्राउंड रियलिटीज ये है, और सही बात हमें ठीक है। जो हम देखते हैं वो बोलेंगे कि इस वक्त पीटीआई का वोटर बहुत मोबिलाइज है, Intact हालांकि भी है, वो भी उनके यही कह रहे अहम हैं। तरीन बल्ला का निशान All right. उनके पास नहीं है। चलें नाजरीन, एक ब्रेक ले बाद वापस आते हैं। एक और बड़ी अहम स्टोरी हमारे पास मौजूद है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियाँ इंतखाबात को लेकर तो जारी हैं, लेकिन ऐसे में हमारी जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, सहाफ़ियों के लिए बड़ी खबर आई है बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ने FIA के सहाफ़ियों को जजेस पर तनकीद की वजह से भेजे गए नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया है। सहाफ़ियों की हरासानी से मुतालिक असखुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में हुई, जिसमें चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि तनकीद रोक कर मेरा या सुप्रीम कोर्ट का फ़ायदा कर रहे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं। सहाफ़ी अगर अदालती फ़ैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। किसी भी सहाफ़ी या आवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हुक्मनामे के मुताबिक तनकीद करना हर शहरी और सहाफ़ी का हक है। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि अदालत का ये इक़दाम कितना खुशाइंद और आज़ादी इज़हार राय के लिए किस कदर बेहतर है। इसका जवाब मैं नज़ीर लगारी साहब से आगाज़ करूँगी। लगारी साहब, कैसे देख रहे हैं? एक तो ये कि हमेशा से अदालतों की तरफ से ये रहा है, और दुनिया भर में ये कन्वेंशन है, जब फैसला जाते हैं तो फैसलों पर कमेंट्स किए जाते हैं, तनकीद भी की जाती है, और हम करते रहे हैं। लेकिन सहाफ़ियों को भी एक अपने लिए भी एक हमेशा ज़ाब्ता अखलाक होता है, और वो अपने तौर पर इवॉल्व करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी हम अपने लिए ज़ाब्ता अखलाक भी खुद वो करेंगे। और मेरा चूँकि इस बरादरी से ताल्लुक़ है और कदीम ताल्लुक़ है, और 4 दहाइयों से ज़्यादा मैंने वक्त यहाँ लगाया है, तो मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ी हैं वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर वो ना कर रहे हूँ, ना कोई काम ना कर रहे हूँ। वो अगर तनकीद कर रहे हूँ तो वो तनकीद उनकी जायज़ तनकीद होनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। और वो अदालती फ़ैसलों पर भी अगर तनकीद कर रहे हूँ तो वो साफ देखें, जहाँ आइन की पामाली हो रही है, अगर अदालतों के ज़रिए हो रही हो तो हम कहेंगे कि जनाब ये आप आइन का लिहाज नहीं कर रहे हैं। और अगर कानून के मावराए कानून अगर कोई फैसला आता है तो हम कहेंगे कि जनाब ये कानून के मुताबिक नहीं हुआ है फैसला। अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है उस पर अमल दरामद नहीं करता, अगर आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी अगर कोर्ट करेगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो हम तनकीद करेंगे। और अगर हमें इजाज़त हो या ना हो उसके बावजूद अगर चीफ जस्टिस साहब कहें या ना कहें, अगर हम देखेंगे कि आर्टिकल 10A को वायलेट किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट वायलेट कर रहे हैं, तो हम ये चीखेंगे, हम कहेंगे कि जनाब गलत हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है जी, ये जाहिर है ये पहले से मौजूद है, और हम एहसान मंद हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवाइव किया है और इसको हमें याद दिलाया है कि जनाब ये हक है हमारा, और हमें हक को यानी ये खुशाइंद है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, योर कमेंट। देखें, बिल्कुल खुश आइंद है, और ये कम से कम फ़ैसला हो गया कि अब, और जिस तरह आप लगारी साहब ने कहा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, साफ़ी का कोई एजेंडा नहीं होता, साफ़ी एक्टिविज़म की तरफ नहीं जाता। वो तो कोशिश करता है कि जो चीज़, जो एक फ़ैसला आ गया है उस फैसले पर वो अपनी राय दे कि ये कितना अच्छा फ़ैसला है, कितना गलत फ़ैसला है, इन पे नहीं रखा वो तो। और कोर्ट ने ये कर दिया, ये बहुत खुश आइंद बात है कि अभी आप बात कर सकते हैं, और उसका पर्सनल एजेंडा कोई नहीं होता, ना वो एक्टिविज़म का शिकार होता है। वरना अदरवाइज़ तो वैसे ही साफ़ियों के लिए इतनी मुश्किलात हैं, उनको तनकीद वो करते ही नहीं है, वो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है ही नहीं मुल्क में, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है उनका। और इस अदालत के उससे फ़ैसले से मेरे ख्याल में कि एक बुनियाद पड़ गई है कि आज़ादी राय किया एहतराम किया जा रहा है, और अदालत ने जब ये किया है तो उसको फॉलो करेंगे, और मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें रास्ते खुल जाएंगी उनके लिए, साफ़ी और साफ़ी तंजीमों के लिए। ठीक है, एहतशाम साहब। देखिए आमना, अब सवाल इस वक्त यही है कि आपका और मेरा काम जो है ना वो किसी इशू के ऊपर पोजीशन नहीं लेना, यानी हम साफ़ियों का,
हमें ये सोचना पड़ेगा कि भी हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्यों बने। ठीक है, माजरत के साथ जिस तरह पूरी सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन है, अब बड़ा वाज़े तौर पे आके लग रहा होता है कि कोई किस पार्टी के हक़ में बात कर रहा होता है, कोई किसके हक़ में कर रहा होता है। ये चलें, आपकी राय भी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना मेथड टू द मैडनेस, और उर्दू में कहते हैं बेतरतीबी में एक तरतीब होनी चाहिए कि कम से कम वो अडॉप्ट करनी चाहिए कि देखने वाले सुनने वाले ये ना कहें कि ये सहाफ़त नहीं कर रहे, ये किसी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आज की जो कार्रवाई वहाँ पे हुई है ना आमना, मैं ज़ाती तौर पे मुझे लग रहा था माज़रत के साथ कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलना शुरू हो गई थी और FI ने नोटिस ले के लोगों को बुलाया, मेरा अपना ख्याल था कि शायद इस पर वो एक्शन इनके ख़िलाफ़ ही सहाफ़ियों के लेंगे। लेकिन टू माई अटर सरप्राइज़, प्लेजेंट सरप्राइज़, जिस अंदाज से उन्होंने कहा काजी साहब ने कि जी मुझ पर आप तनकीद करें, मुझे मजाक का निशाना बनाएं, मैं बुरा नहीं मनाऊँगा, लेकिन फ़ैक्ट्स को फैक्ट्स रख के आप देखें, तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया अबूरी हुकूमत को भी और बाकी लोगों को भी कि भी इस तरह नहीं चलेगा कि आप इस तरह किसी को नहीं रोक सकते। हाँ, ये रेड लाइन ड्रा आपने मुझे करनी है ताकि पढ़ने वाले सुनने वाले देखें कि हम साफ़त कर रहे हैं या किसी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स आए, डॉक्टर दानिश आप कैसे देख रहे हैं आज की फैसले? देखिए, ये इजहार राय के लिए आइन में एवरी पर्सन के लिए जो राइट है वो 19 और 19A मौजूद है, और इसकी मौजूदगी के बावजूद ये बात भी अपनी जगह है कि मदर पिदर कोई चीज़ आज़ाद नहीं है, कोई भी चीज़ आज़ाद नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने जो आज फैसला दिया है या जो भी उन्होंने बात की है वो बहुत बेहतर है, लेकिन देखना ये है कि क्या फैसलों पे तनकीद जो है वो आइन में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इदारे और शख्सियात पर जो तनकीद है उसके ऊपर जो है वो एक्शन होता है। अब अहम तरीन जो बातें होती हैं उसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह एहतशाम साहब ने बताया कि पूरा का पूरा हमारा माहौल जो है वो पॉलिटिसाइज है। अभी आप देख लें पाकिस्तान की सहाफ़त को या जो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं, जो चैनल्स हैं, वो पोलराइज हैं, यानी एक सियासी जमात को कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहा है। मेरिट कहाँ है? इंफॉर्मेशन ज़रूर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जब भी इजहार राय की बात की जाती है तो आइन के 19 और 19A की बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम इजहार राय का मुजाहरा करते हुए मदर पिदर आज़ाद होते हैं और कौमी सलामती के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ और अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाते हैं। मेरा ख्याल है अगर चीफ जस्टिस साहब ने रिलैक्सेशन दी है एक लिहाज से, फैसले पे तनकीद पे आज तक किसी ने भी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन शख्सियात पर, इदारों पे, मुल्क पे, नेशनल इंटरेस्ट पे जो है इस किस्म के अगर आप इजहार राय का इजहार करेंगे तो वो किसी भी लिहाज से काबिल फ़ख्र भी नहीं होगा और ये काबिल जुर्म। यानी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हमारे जो एनालिस्ट हैं उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है। नज़ीर लगारी साहब, डॉक्टर दानिश एहतसामुल हक साहब, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया अदा करूँगी। नाज़रीन, कल हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।